हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 विश्व की प्रमुख नदियां यानी मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। विश्व की प्रमुख नदियां का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसका सेकंड पार्ट को भी जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि नदी किसे कहते हैं, नदियां कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ नदियों के उद्गम और मुहाना के संदर्भ में बात करेंगे और नदियों के तटों के किनारे जो स्थित शहर होते हैं उसके संदर्भ में भी बात करने वाले हैं, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी चैप्टर को कवर करने के लिए हमने सभी नदियों को सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है। ये बिल्कुल हैंड से बनाया हुआ मैप है। ड्रॉ करने के पीछे पर्पस ये है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता चले कि कौन सी नदियाँ का ओरिजिनेशन यानी उनका उद्गम कहाँ पर है और उनका मुहाना क्या है। इसी तरीके से हमने अफ्रीका की भी नदी को हमने बिल्कुल सेपरेटली ड्रॉ किया है और उसे मैं बिल्कुल इस तरीके से आज मैं कवर करवाऊंगा ताकि इस चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों अच्छा हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर पे एक अच्छी पकड़ बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि नदी किसे कहा जाता है। नदी एक निश्चित मार्ग पर, नदी जो होती है एक निश्चित मार्ग पर तथा निश्चित दिशा में स्थल पर बहती हुई जलधारा है। यानी नदी क्या है? नदी एक प्रकार की जलधारा है जो एक निश्चित मार्ग पर तथा निश्चित दिशा में स्थल पर प्रवाहित होती है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक नदी का इस तरीके से आपको एक संकरा सा रास्ता दिख रहा होगा। ठीक है, इस रास्ता में नदी प्रवाहित हो रही है। आप भी अपने लाइफ में देखे होंगे कि नदी अपने प्रवाह मार्ग को या दिशा को कभी चेंज नहीं करती है। अर्थात कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरब दिशा की ओर बहने वाली जो नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहना शुरू कर दे या उत्तर साइड से बहने वाली नदी दक्षिण साइड से बहना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो नदियां जो होती है एक निश्चित मार्ग पर यानी एक फिक्स्ड रूट पर और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, उनका गति होता है। और नदी क्या है? एक बहती हुई जलधारा है। ठीक है, नदियां का जो स्रोत होता है, नदियां बहुत सारे स्रोतों से निकलती है। नदी झील से भी निकल सकती है या हिमनद से भी निकल सकती है, झरना या बारिश का पानी से भी इसका उद्गम हो सकता है। और लास्ट में नदी अपने पानी को कहाँ विसर्जित कर देती है? तो सागर में या झील में या महासागर में अपनी संपूर्ण पानी को प्रवाहित करते हुए गिरा देती है। नदी को आप लोग समझ गए होंगे। नदी का डिफिनेशन देना मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं एक हल्का फुल्का डिफिनेशन दे दिया ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सके। नदी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नदी दो प्रकार की होती है, आप लोग भी जानते होंगे। एक सदानेरा नदी होती है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। ठीक है, और वर्ष भर प्रवाहित होती है यानी साल के 12 महीना प्रवाहित होती है। और दूसरी नदी जो होती है एक बरसाती नदी होती है जो वर्षा के समय में तो प्रवाहित होती ही है, लेकिन जैसे ही वर्षा का समय खत्म हो जाता है तो उस नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है और गर्मी आते आते वो नदी बिल्कुल बहना बंद कर देती है। तो इस स्लाइड में आपने सीखा कि नदी जो है एक बहती हुई जलधारा है जो निश्चित मार्ग में और निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। नदी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सदानीरा नदी जो वर्ष भर प्रवाहित होती है और बरसाती नदी जो सीजनली प्रवाहित होती है, यानी वर्षा के मौसम में प्रवाहित होगी और गर्मी के मौसम में प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि वो सूख जाती है। अब हम लोग वैसे टॉपिक्स पे आते हैं
जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एशिया में चीन की दो प्रमुख नदी है, एक यांगत्सी नदी और दूसरा येलो रिवर। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यांगत्सी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी या लंबी नदी आप कह सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है। इस यांगत्सी नदी को हम लोग यांगटी सिक्यांग नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांगटी सिक्यांग नदी भी कहते हैं। यांगत्सी नदी को अगर आप मैप में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगत्सी नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से निकलती है और ये पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। तो दोनों चीजों को याद रखना है। और इसी नदी के तट पर चीन का दो बड़े शहर, एक संघाई शहर और दूसरा वुहान शहर स्थित है। तो यांगत्सी नदी के संदर्भ में आपने पढ़ा, यांगत्सी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसी नदी के तट पर संघाई और वुहान शहर स्थित है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, उसके पश्चात हम आते हैं येलो रिवर पे। येलो रिवर का मतलब क्या हो गया? पीली नदी। इस पीली नदी को हम लोग हवांगहो नदी भी कहते हैं। और हवांगहो जो नदी है ये कहाँ से प्रवाहित होती है? इसका अपवाह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से चीन है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि येलो रिवर जो है, येलो रिवर कुनलुन पर्वत से निकली और कुनलुन पर्वत से निकलने के पश्चात ये पीला सागर में गिर जाती है। पीला सागर को मैं यहाँ पे लोकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर येलो सी है, ठीक है। इसी येलो सी में पीली सागर गिर जाती है। पीली जो नदी है इसी येलो सी में गिर जाती है। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि पीली नदी पीला सागर में गिरती है। इतना क्वेश्चन इजी नहीं देगा। क्वेश्चन को यहाँ पे ट्विस्ट करेगा कि येलो सागर में ही पोई हाई की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? पोई हाई की खाड़ी है, जहां पर येलो रिवर गिर जाती है। अर्थात येलो नदी का जो मुहाना है वो पो हाई की खाई है। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी चीन का शोक कही जाती है। चीन का शोक इसलिए इस नदी को कहा जाता है क्योंकि जब भी ये नदी बाढ़ लाती है तो चीन की का जो ये एरिया है इसमें काफी ज्यादा जान माल की क्षति होती है और इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर इसको पीली नदी क्यों कहा जाता है? पीली नदी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जब ये नदी बहुत तेजी से प्रवाहित होती है तो अपने साथ पीली मिट्टी का कटाव कर लेती है, जिसके कारण इसका जो पानी होता है गंदला और पीला रंग का हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम पीली रिवर रखा गया है, यानी येलो रिवर रखा गया है। तो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको फाइनली मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। यांगत्सी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है और कुनलुन पर्वत से येलो रिवर निकल रही है और ये पोहाई की खाड़ी में गिर रही है। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कहीं आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि तिब्बत के पठार से यांगत्सी नदी को कैसे याद रखिएगा। तो देखिए तिब्बत में भी त है ना और यहाँ पर भी त है, तो वैसे कोरिलेट कर लीजिएगा। कुनलुन पर्वत में भी ल आ रहा है और यहाँ पर भी येलो में भी ल है, तो ऐसे करके कोरिलेट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि येलो रिवर को तिब्बत के पठार से मैच कर दीजिएगा और यांगत्सी को कुनलुन पर्वत से मैच कर लीजिएगा, तो इस तरीके से नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट है अमूर नदी। अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो मुहाना है ये है ओखोत्स्क सागर। इसका मुहाना ओखोत्स्क सागर है और ये तरतर जल संधि के पास है।
इसे ततर जल संधि भी कहते हैं और तरतर जल संधि भी कहते हैं। इसे मैं जल संधि वाले चैप्टर में मैंने जब वीडियो बनाया था जल संधि के संदर्भ में, तो इसको मैंने कवर किया है, तरतर जल संधि के संदर्भ में मैंने डिस्कस कर दिया है। रूस में मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, ठीक है, ओब, एंसी और लीना नदी। ठीक है, यहां पर आप ओब नदी को देख रहे होंगे, यहां पर आप एंसी नदी को देख रहे होंगे और ये लीना नदी है। प्रश्न उठता है कि ओब, एंसी, लीना ये तीनों नदियां रूस की नदियां हैं। आप देख रहे होंगे ये सब रूस का एरिया है। इस नदी में जो ओब नदी जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? कारा सागर में गिर जाती है। कारा सागर आर्कटिक सागर में है और एंसी नदी भी कारा सागर में ही गिरती है। लेकिन लीना नदी जो है ये लाप्टिव सागर में गिरती है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आमूर नदी पर डिस्कस किया, या आप अमूर नदी भी बोल सकते हैं। इधर जो एरिया है वो रसिया का एरिया है और इधर का जो एरिया है वो चीन का एरिया है। ठीक है, तो सबको याद रखना है ओब नदी, एंसी नदी और लीना नदी ये तीनों की तीनों नदियां रूस की नदियां हैं। ठीक है, या आप रसिया भी कह सकते हैं। ओब और एंसी नदी कारा सागर में गिरती है और लीना नदी जो है लाप्टिव सागर में गिरती है और अमूर नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाते हुए ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रवाहित होती है। फर्स्ट में भारत, फिर चीन, तिब्बत वाला क्षेत्र और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से प्रवाहित होती है? तो 3 देशों से प्रवाहित होती है और इसका जो उद्गम स्थान है वो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमयुंग डुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब हुआ कि इस पर बर्फ जमे हुए रहते हैं और इसी बर्फ से, इसी हिमानी से, इस ये जो हिमानी है चेमयुंग डुंग हिमानी, इसी हिमानी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। लेकिन इस नदी का नाम जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। जैसे कि आप तिब्बत और चीन वाला क्षेत्र में आप इसे सांगपो के नाम से जान सकते हैं या यारलुंग सांगपो आप कह सकते हैं। ठीक है, यारलुंग सांगपो। तिब्बत ब्रैकेट में चीन में इसे हम यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में हम इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये नदी इंडिया में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आप लोग जानते होंगे, और ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रवाहित होती है। यह चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। तिब्बत और चीन में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट अफ्रीका की नदी की बात करेंगे। अफ्रीका में नील नदी का नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नील नदी सूडान और मिस्र से प्रवाहित होती है। अब जैसा कि मैप में देख रहे होंगे ये विक्टोरिया झील है। झील वाला जब जिसमें मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने विक्टोरिया झील का पर भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने ताना झील पर भी मैं डिस्कस किया हूँ। विक्टोरिया झील यहाँ पर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकलती है। ओके, और उसके बाद विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकलने के पश्चात आगे की तरफ बढ़ती है और सूडान एक देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और इसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान देश की राजधानी कहाँ पर है? खार्तूम है। इसी खार्तूम नामक स्थान पर श्वेत नदी
श्वेत नदी और ब्लू नदी आपस में मिल जाती है और ये आपस में मिलने के पश्चात जो है नील नदी कहलाती है और अंततः ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ताना झील कहाँ पर है। तो ताना झील जो है यूथोपिया के उच्च भूमि पर स्थित है, यानी इथोपिया के हाईलैंड एरिया पर स्थित है। ताना झील और विक्टोरिया झील को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ झील वाले चैप्टर में। तो इसी विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकल रही है और इस ताना झील से ब्लू नदी निकल रही है। दोनों नदी सूडान में मिली खार्तूम नामक जगह पर और उसके बाद ये नील नदी कहलाती है। इसके पहले ये नील नदी नहीं कहलाती है। जब ये दोनों नदी श्वेत नदी और ब्लू नदी आपस में मिल जाती है तो ये नील नदी कहलाती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। उसके पश्चात हम देखेंगे जायरे नदी के बारे में। इस जायरे नदी को ही हम लोग कांगो नदी भी कहते हैं। जायरे नदी को कांगो नदी कहते हैं और ये नदी जो है विषुवत रेखा को, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। इस तरीके से कट करती है और फिर ये जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की एक और नदी है जो लिम्पोपो नदी कहलाती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और फिर काटने के पश्चात हिंद महासागर में गिर जाती है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन ऐसी नदी है, अफ्रीका की कौन ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये लिम्पोपो नदी है, ठीक है। तो इसमें हमने कांगो नदी यानी जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं और दूसरी नदी लिम्पोपो नदी के बारे में डिस्कस की है। इसके बारे में कुछ और बात को देख लेते हैं। जायरे नदी 3 कंट्रीज से क्रॉस करती है, 3 देशों से, एक कांगो गणराज्य से, दूसरा कांगो से, तीसरा अंगोला से। यह जो नदी है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके तट पे कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा कहाँ स्थित है? तो कांगो नदी पर स्थित है। उसके पश्चात कांगो की राजधानी एक ब्राज़ीले है। ये भी जो नदी है ना, ये ब्राज़ीले जो है ये भी कहाँ स्थित है? कांगो नदी पर ही स्थित है। यानी कांगो गणराज्य की जो राजधानी है किंशासा वो भी जायरे नदी पर स्थित है और कांगो कंट्री का जो राजधानी ब्राज़ीले है वो भी ब्राज़ीले कहाँ स्थित है? कांगो यानी जायरे नदी पर स्थित है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। जैसा कि मैं बताया ना, यहाँ पर यह विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। उसके बाद लिम्पोपो नदी को पढ़ते हैं। ये लिम्पोपो नदी 2 कंट्रीज का सीमा रेखा बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना कंट्रीज का भी सीमा बना रही है और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे नदी का भी सीमा बना रही है और अंत में मापुतो यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिर जाती है। ये डेलागुआ की खाड़ी में, यहाँ पर डेलागुआ की खाड़ी पड़ता है। मापुतो भी आप कह सकते हैं। इस मापुतो को आप डेलागुआ की खाड़ी भी कह सकते हैं। इसमें गिरने के पश्चात ये हिंद महासागर में गिर जाती है और ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो आप इस चीज को समझ गए, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटी और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटी। ये विषुवत रेखा को काट रही है कांगो नदी और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काट रही है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं यूरोप की प्रमुख नदी के बारे में। एक नदी है यूराल नदी। यूराल नदी 2 कंट्रीज में इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी बहती है। ये एक रूस है और एक कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य एशिया का है, ठीक है, मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है। इस यूराल माउंटेन से ही यूराल नदी निकल रही है
और कैस्पियन सागर यहाँ पर स्थित है। कैस्पियन सागर में ये नदी जो है गिर जा रही है। ओके, यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसी नदी है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, तो वो है यूराल नदी। और यूराल पर्वत भी एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है। ओके, उसके पश्चात हम आएंगे वोल्गा नदी पर। वोल्गा नदी रूस की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान वाल्डे पहाड़ी है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? वाल्डे पहाड़ी है। इसका मुहाना जो है कैस्पियन सागर में है और यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाल्डे पहाड़ी से वोल्गा नदी निकल रही है और वोल्गा नदी वाल्डे पहाड़ी से निकलने के पश्चात जो है कैस्पियन सागर में गिर गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूराल नदी है और वोल्गा नदी है, दोनों कहाँ गिर रही है? दोनों कैस्पियन सागर में गिर रही है। ये वोल्गा नदी और यूराल नदी दोनों कैस्पियन सागर में गिर रही है। इसके पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट, यूरोप की राइन नदी के बारे में बात करेंगे। ये राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। देखिए यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत से निकलती है और यहाँ पर ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा तो ये यही पूछ सकता है कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, तो आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो ये कंट्रीज का भी नाम पूछ सकता है कि ये किस किस कंट्री से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये स्विट्जरलैंड से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जर्मनी से प्रवाहित हो रही है, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टीन, फ्रांस और नीदरलैंड से प्रवाहित हो रही है। ये वाला जो एरिया है आपको पता होगा ये फ्रांस है, देश है, और ये वाला जो एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये जर्मनी का एरिया है। तो फ्रांस और जर्मनी तो है ही, यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी आ जाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, फिर जर्मनी तो आता ही है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर यहाँ पर नीदरलैंड का एरिया आ जाता है। क्वेश्चन जब हार्ड पूछेगा तब कंट्री का नाम पूछा जाएगा। ओके, सीन नदी बहुत सिंपल है, ये फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है। इसका मुहाना जो है इंग्लिश चैनल है। इसका मुहाना कहाँ पर है? इंग्लिश चैनल है। इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इस मैप में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है सीन नदी दिखाई पड़ रहा होगा। ये सीन नदी है। सीन नदी फ्रांस से निकली और यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा। इसी इंग्लिश चैनल में फ्रांस की जो नदी है सीन गिर जाती है। यानी फ्रांस की जो नदी सीन है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है और इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस कहाँ स्थित है, तो ये सीन नदी पर स्थित है। इसके पश्चात हम लोग टाइबर नदी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम दो नदियों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक टाइबर नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है, और दूसरा जो है मैं आप लोगों से पो नदी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। टाइबर नदी जो है इटली के मध्यवर्ती भाग से निकलती है, मतलब इटली के ही मध्यवर्ती भाग में एक जगह है माउंट फूमे एलो, वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट फूमे एलो, यहाँ से निकलती है और ये नीचे आकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। टाइबर नदी माउंट फूमे एलो से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। लेकिन गिरने के पहले जो है ये इसकी तट पर एक रोम शहर स्थित है। यहाँ पर आपको मैप में एक रोम दिख रहा होगा। ये रोम कहाँ पर स्थित है? ये रोम शहर जो है टाइबर नदी पर स्थित है। उसके पश्चात हम लोग एक मैप से पो नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। पो नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पो नदी कहाँ से निकलती है? ये आल्प्स पर्वत आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ये आल्प्स माउंटेन है, ये वाला, ठीक है। इस आल्प्स माउंटेन से पो नदी निकलती है और ये वाला जो एरिया है ये एड्रियाटिक सी का एरिया है। ये एड्रियाटिक सी में गिर जाती है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? पो नदी कहाँ से निकलती है? तो आल्प्स पर्वत से निकलती है।
कहाँ गिरती है? तो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसके पश्चात हम लोग डेन्यूब नदी के बारे में पढ़ते हैं। डेन्यूब नदी मुख्य रूप से 10 कंट्रीज से गुजरती है। अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा, ठीक है, क्वेश्चन सेटर को, तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेन्यूब नदी का अपवाद क्षेत्र के बारे में आप बताइए। तो इस सारा नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाएगा तो आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? तो जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ये इसे मैं पर्वत वाले चैप्टर में मैं कवर किया हूँ। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कारा सागर में गिरती है। देखिए यहाँ पर जो लोकेशन है ना, ये कारा सागर का लोकेशन है। ठीक है, तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है और काला सागर में गिर रही है, और ये विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसके जैसा कोई भी ऐसा रिवर नहीं है जो 10 कंट्री से होकर के गुजरे। मैं एक बात आप लोगों से बोला था कि अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो इसके अपवाद क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूं, आप याद कीजिएगा। ABKRSS, ठीक है, और ए से क्या हो गया, पहले इसको समझ लीजिए। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया, ए से ऑस्ट्रिया हो गया। बी से बुल्गारिया हो गया, के से क्रोशिया हो गया, आर से रोमानिया हो गया, एस से सर्बिया हो गया। ठीक है, और एस से स्लोवाकिया हो गया। ABKRSS, ए बी ऐसे याद कर लीजिएगा, ABKRSS। तो ठीक है, और इसमें जो है 4 कंट्रीज और बच जाते हैं। तो जर्मनी तो याद रहेगा ही, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रहा है तो जर्मनी याद रहेगा। उसके बाद 3 गो का नाम और याद कर लीजिएगा। 3 नाम कौन हो गया? एक यूक्रेन हो जाएगा, दूसरा जो है हंगरी हो जाएगा, यूक्रेन, हंगरी, और तीसरा जो है मालडोवा हो जाएगा। ठीक है, मालडोवा। तो ABKRSS हो गया, और यूक्रेन, हंगरी, मालडोवा। इससे ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। उसके पश्चात टेम्स नदी कहाँ प्रवाहित होती है? इंग्लैंड में। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, इस मैप में ये वाला जो पोर्शन है वो इंग्लैंड का एरिया है। इंग्लैंड से ही ये नदी निकलती है और इसका मुहाना जो है उत्तरी सागर में है। यानी इंग्लैंड से निकली और तुरंत उत्तरी सागर में गिर जाती है। इसके तट पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको जान लेना चाहिए आपको। इसके तट पर, ठीक है, टेम्स नदी के तट पर 3 शहर स्थित है मुख्य रूप से। इंग्लैंड की राजधानी लंदन कहाँ पर है? टेम्स नदी, इसी टेम्स नदी पर स्थित है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड और रीडिंग ये दोनों शहर हैं। यानी ऑक्सफोर्ड एटलस का आप रीडिंग कीजिए, याद है, ट्रिक कर लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस का रीडिंग कीजिए। ये दोनों शहर कहाँ पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये टेम्स नदी इंग्लैंड से निकलती है और यहाँ पर उत्तरी सागर में गिर जाती है। अर्थात आपने डेन्यूब नदी को पढ़ लिया। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती थी और यहाँ पर कारा सागर में गिर जाती थी। ठीक है, और टेम्स नदी इंग्लैंड से निकल रही है और उत्तरी सागर में गिर रही है, और इसके तट पर लंदन शहर और ऑक्सफोर्ड और रीडिंग शहर स्थित है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जो नदी चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है उसको जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।